नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में, जिसमें हम चर्चा करते हैं मार्केट की और हफ्ते भर में क्या हुआ, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उन सब पे हम बातचीत करेंगे और उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में उठ रहे होंगे। और ये हफ्ता काफ़ी चर्चाओं में था, काफ़ी खबरों में था। अमेरिका में बहुत सारी खबरें आई, भारत में भी बहुत सारी खबरें आई। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, दिग्गज आईटी कंपनीज ने अपने रिजल्ट भी पेश किए। एक बैंक के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो हमारा बेसिक सवाल है आज, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर के जो बाज़ार हैं उसमें से खास तौर पे यूएस मार्केट में जो हो रहा है वो कई बार समझने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत डिस्कनेक्ट सा लगता है कि जिस दिन जॉब रिपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग आई, उसी दिन मार्केट ने एक बड़ी रैली करी। अब ये क्यों हुआ भाई? जब बहुत ज़्यादा बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है तब भी मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अचानक से लगता है कि फेड कुछ करेगा, फिर लगता है कुछ नहीं करेगा। अब वापस अपने इंडियन मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे भी आप देखें तो मार्केट एक तेज़ी करता है, फिर वो रुक जाता है, फिर तेज़ी करता है, फिर रुक जाता है। तो इस मार्केट में क्या एक दुविधा की स्थिति है, एक समझने में मुश्किल आ रही है कि मार्केट किस तरीके से अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहा है, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच एक और खबर आती है कि हमारे SIP ऑल टाइम हाई पे चले गए, 16,000 करोड़ को पार कर गए। ये इनर स्ट्रेंथ है हमारे मार्केट की। तो इन सारे सवालों को समझेंगे और आपको मार्केट में कैसे अप्रोच रखना चाहिए, इन सब पे बातचीत होगी। हमारे साथ 3 दिग्गज जानकार हैं मार्केट के। इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपका। सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनके फंड की भी है और मार्केट में तो है ही है। अरुण बलोत्रा जी हैं, कैपग्रो कैपिटल के पार्टनर। नमस्कार जी। देश दुनिया घूमते रहते हैं और कई सारी इनसाइट्स लेना है उनसे। और अनुराग जी, जहां से ही सारा कांड हो रहा है। अनुराग जी एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है खबरों के लिहाज से, पता नहीं क्या क्या वहाँ चल रहा है। अनुराग जी, आपसे ही शुरू करते हैं। मास्टर क्लास है आज आपकी, समझ लीजिए। ये बताइए कि अमेरिका में एक तरफ बॉन्ड यील्ड 16 ईयर्स के हाई पर है, इन्फ्लेशन बढ़ के आ रहा है, जोल्ट रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट ज़बरदस्त बढ़ के आ रही है, फिर भी मार्केट में तेजी क्यों हुई? हाँ तो अच्छा नीरज जी, एक तो आपको, अरुण जी को और सुनील सर को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड इवनिंग एक्चुअली। अच्छा नीरज जी, ये सवाल तो आपने बड़ा पेचीदा सा सवाल पूछा है और इसका कोई बहुत डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट एक्चुअली मार्केट शुड हैव गॉन डाउन, राइट, जो वो अब कोशिश कर रहा है। लेकिन आई वुड से कि एक फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी है जो मार्केट में पार्क्ड है और वो ढूंढता है कि कहाँ पे वो सेफ्टी में रह सकता है। तो या वो कंज्यूमर स्टेपल्स में पार्क्ड है या वो हेल्थ केयर में पार्क्ड है, और मोस्टली वो अभी वो 7 मैग्निफिसेंट 7 जो स्टॉक्स है वहां पर पार्क्ड है। आपको इंडेक्स लेवल पे तो तेजी दिख रही है नीरज जी, लेकिन एक्चुअली जो मार्केट में आप अगर बाकी मार्केट को देखें 7 स्टॉक्स को छोड़ के, तो उनके मल्टीपल रीजनेबल लेवल पर आ चुके हैं, 17x पर ऑलरेडी हैं। और अब वो 17 से नीचे तभी जाएंगे जब एक्चुअली रिसेशन आता है। यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट जुड़ता है नीरज कि मार्केट ये देख रहा है अब तक, और देखिए ये न्यू रियलिटी है। हमारा जो पिछले साल 2022 में जो डिप हुआ, और एटलीस्ट तकरीबन 2 बार हुआ, एक यूक्रेन वॉर के बीच में हुआ, फिर एक बार जून में डिप हुआ और फिर अक्टूबर में एक डिप हुआ, जो तकरीबन अभी बॉटम बना हुआ है। वो इसलिए हुआ क्योंकि अर्निंग्स रिवीजन हो गए, क्योंकि फेड उस समय रेट हाइक साइकिल में चल रहा था। नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, सबने प्रोजेक्शंस दिए कि देखिए अर्निंग्स डाउन हो जाएंगी, तो मार्केट्स डाउन हुआ है। देन ग्रेजुअली दे रियलाइज कि अर्निंग्स तो गिर नहीं रही है, और वो सेफ्टी स्टॉक्स में पार्क हो गए, जहां पर इन 7 कंपनीज के पास में कोई डेट नहीं है। मैं जो 7 कंपनीज की बात करूं, दे आर ऑल दीज बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, गूगल, एप्पल, मेटा, दीज कंपनीज। तो तकरीबन इन्होंने भी इंडेक्स को संभाल के रखा। इस समय मार्केट ये कह रहा है नीरज, फाइनल नैरेटिव ये है कि चलिए फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा लेगा, बट तकरीबन वो ये कह रहे हैं कि अब वो एक रेस्ट्रिक्टिव जोन में पहुंच गए हैं और इकोनॉमी तो सस्टेन कर चुकी है।
तो कोई लेबर मार्केट में भी कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है, तो देन फिर क्या इस बात का क्या सेंस है कि हम मार्केट्स में सेल ऑफ आए? तो ये एक ब्रॉड नैरेटिव है नीरज, जो मार्केट्स को गिरने नहीं दे रहा है। बट इसमें भी दो सच हैं। एक सच ये है कि कुछ स्टॉक्स ने होल्ड किया हुआ है, बाकी मार्केट रीजनेबल है, जहां पर हम खरीदारी भी कर रहे हैं नीरज और पोजीशंस बना रहे हैं, बिकॉज वी चर्न इट एवरी 2-3 years। सेकेंड रियलिटी नीरज ये है, और इस पर हमें चर्चा करना। या प्लीज कंटिन्यू करें। नीरज, जिस पे सेकंड रियलिटी ये है, जिस पर हमें एक चर्चा करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, और वो ये है कि देखिए, यूएस गवर्नमेंट का तकरीबन 80% ऑफ द रेवेन्यू इट कलेक्ट्स, राइट? करीब 6 ट्रिलियन का उसका बजट होता है, वो 4.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू कलेक्शन होता है, 1.5 ट्रिलियन का डेफिसिट चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट मार्केट इतना हॉट है, तब भी वो 1.5 ट्रिलियन का डेफिसिट, विच इज 6.6% ऑफ जीडीपी। तो देखिए, दुनिया को हम प्रोफेस करते हैं कि डेफिसिट कम होना चाहिए, खुद 6.5% का डेफिसिट है। चर्चा यहां पर नहीं है, चर्चा ये है कि वो उनका जो 80% और अबाउट, अगर बजट का कह लें तो अबाउट 60 से 65% वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, आप उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स में सेटल है। तो या तो उन प्रोग्राम्स की पॉलिसी चेंज कीजिए कि देखिए हम ये सब प्रोग्राम्स अब नहीं रन करेंगे, अदरवाइज इट इज फ्रोजन। और वो कम नहीं होता तो गवर्नमेंट के पास बजट ही बहुत कम है, और स्पेशली नाउ बिकॉज डिफेंस बजट इज अबाउट 850 to 900 बिलियन, और इंटरेस्ट का बर्डन अभी 600 to 700 बिलियन के आसपास पहुंच रहा है। नो, इन दिस सिनेरियो नीरज, ये डेफिसिट कम होता नहीं दिख रहा। और यहां पर आपका जवाब आता है नीरज कि बॉन्ड मार्केट क्यों अब यील्ड ज्यादा मांग रहा है। वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि दे डोंट सी कि ये डेफिसिट कम होगा, और अगर इस किस्म का डेफिसिट यूएस गवर्नमेंट में चलेगा तो फिर बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ना होगा। तकरीबन अंदाजा ये है, और काफी दिग्गज इस पर नजरिया बना रहे हैं कि 5% के आसपास तो बॉन्ड यील्ड 10% का 5 से 5.5 के बीच में हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है नीरज, ये एकदम से प्ले आउट नहीं हो रहा है, बट ये ग्रेजुअली प्ले नहीं आउट अनुराग, हो रहा है। इसमें एक और ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो रखी, मैं उस पर एड ऑन करके क्वेश्चन रखता हूं। देखिए, आपके यहाँ की बॉन्ड यील्ड 5.25 पौने 6 के बीच में हवर कर रही है, और ये एक माहौल बना हुआ है कि शायद इससे ऊपर जाएगी। आपने सही कहा कि $1.5 ट्रिलियन का आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगभग $2 ट्रिलियन या तो हो चुका होगा, या किसी दिन जब फिगर आएगा तो हमको दिखेगा। उसका एक बड़ा कारण ये है कि आपकी सरकार को अपने खर्चों के लिए पैसे चाहिए, और वो बॉन्ड बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेचने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। चाइना बेचने के लिए खड़ा है, प्राइवेट कॉर्पोरेट बेचने के लिए खड़े हैं, तो आपको रेट ऊपर ले जाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी किसी ने बताया कि शायद ऑस्ट्रेलिया के एक बैंक ने 12% पे पैसे रेज किए, विच इज़ सो हाई। तो अगर ये परिस्थिति बन रही है, तब भी मार्केट को ये लगता है कि नहीं, रुक जाए। मान लीजिए एक परिस्थिति बनती है कि नहीं बढ़ेंगे, आप पॉज ही ले लेते हैं, चलो, तब भी क्या आपको लगता है कि यूएस का इकोनॉमी इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लंबे समय तक चलेगी? जो लॉन्गर फॉर हायर, हायर फॉर लॉन्गर बोलते रहते हैं, उस पर तो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा, इसके दो जवाब करते हैं नीरज। हायर फॉर लॉन्गर का नजरिया एक ये है, और ये भी एक अच्छा पॉइंट आपने छेड़ा, मैं इस पर भी बात लाना चाहता था। ये आपका, हम इस सिनेरियो में है जब आपका फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्फ्लिक्टिंग है नीरज। अब कॉन्स्टेंटली फेडरल रिजर्व को हेल्प होती है अगर ये डेफिसिट कम करते, स्पेंडिंग कम करते, लेकिन ये इस समय पर आया है। उसके डिटेल्स पे जा सकते हैं अल्टीमेटली कि क्यों बजट वो कम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बट अल्टीमेटली अगर फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो फिर इट इज लाइक कि आप एक कार चला रहे हैं जिसमें एक्सीलेटर भी फुल है और ब्रेक भी लगा रहे हैं आप। तो फेडरल रिजर्व ब्रेक लगा रहा है और गवर्नमेंट जो है फुल एक्सीलेटर पे चल रही है। और ये दिस इज वेयर हायर फॉर लॉन्गर नैरेटिव कम्स इन नीरज, के वो इसलिए रहेगा क्योंकि फेडरल रिजर्व को पता है कि वो जैसे ही रेट गिराएगा, इकोनॉमी सो ओवरहीटेड के वापस से इन्फ्लेशन आ जाएगा, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो नहीं रही है। तो वो फेडरल रिजर्व ऑफिसर्स और चेयर पावल भी बचते हैं इस बात से कि देखिए हमारी पॉलिसी नहीं है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, बट रियलिटी यही है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है नीरज? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसानी से सॉल्व होता नहीं दिख रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली ये वो पुराने प्रोमिसेस हैं, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर मेडिकेड जो है वो हेल्थ केयर को डील करते हैं। सोशल सिक्योरिटी वो आपका एक तरह से एम्प्लॉयज जब कंट्रीब्यूट करते हैं उनको एक पेंशन की फॉर्म में बाद में मिलता है। तो ये अब तक सेल्फ फंडेड चल रहे थे, लेकिन अब जैसे वो बेबी बूमर्स रिटायर हो रहे हैं, ये नंबर बड़ा जल्दी बढ़ रहा है। तो ये करीब 3-3.5 से करीब अब ये दिस नंबर इज गॉन अप बाय अबाउट 20 to 30%
इन द लास्ट 2-3 years, और ये नंबर बढ़ता जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट कुछ एलोकेट नहीं कर रही है, बस जस्ट बिकॉज मोर पीपल आर रिटायरिंग, वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। अब इसको काटने के लिए पॉलिसी चाहिए, वो अभी 2024 से पहले तो आएगी नहीं, नीरज। सो दैट इज द डिफिकल्टी, नीरज। एंड आई अंडरस्टैंड चाइना बेच रहा है। देखिए, चाइना का 1.2 ट्रिलियन से अबाउट 800 बिलियन पे आ गया पिछले 2-3 साल में उनका ट्रेजरी होल्डिंग्स। जापान इज सेलिंग बिकॉज नाउ जापान में भी यील्ड्स मिल रही हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ये रहेगा 1-2 साल तक। एंड दैट्स व्हाई हायर फॉर लॉन्गर नैरेटिव जो है वो होल्ड करता है, नीरज। एंड दिस इज व्हाई अभी मार्केट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, नोबडी हैज सीन इट कि कैसे होगा। जब एक साथ आप ब्रेक भी पैर रखे हुए हैं और आपने एक्सीलरेटर भी ले रखा है, कोई एक तो पैर हटाएगा कभी, बिल्कुल हटाएगा, झटका आएगा। तो ये जरा आप मुझे समझाइए कि ये जो हो रहा है, मैं देखिए बहुत सारी इसमें थ्योरीज दी जाती है कि बहुत पैसा है, बहुत लिक्विडिटी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल ओल्ड इकोनॉमी के रूल्स हैं उसमें फिट नहीं बैठता है। आप कैसे समझते हैं? देखिए, जो आपने बात झटके की कही, वो झटके के आसार मुझको पर्सनली कम लगते हैं। ओके। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग जिसे बोला जाता है, कि धीरे 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 स्मूथन आउट हो जाए। और जितने भी हमने इंटरेस्ट रेट 5, 5.25, 5.5 कितने टाइम से हैं, अभी भी वहाँ की जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। जब तक जॉब मार्केट स्ट्रांग रहेगी तब तक आपका कंजम्पशन हाई रहेगा, डिमांड रहेगी, इन्फ्लेशन कम नहीं आएगा। तो ये आप उस स्पाइरल में चल रहे हैं। पहले क्या होता था, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ी, कंपनीज ने ले ऑफ करे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, कंजम्पशन कम हुआ, इन्फ्लेशन कम हो गया। इस बार वो हो ही नहीं रहा है। तो या तो हमें लॉन्गर पीरियड के लिए इस इन्फ्लेशन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और ग्रोथ, मुझे लगता है अब यूएस में नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगा मैन्युफैक्चरिंग से। काफी चीजें यूएस ने अपनी डिपेंडेंस बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, आप या तो चाइना के लीजिए या ताइवान पे जो डिपेंडेंस, जो भी सेमीकंडक्टर्स था, उसके बाद एक लेसन लिया है कि लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी डन इन द यूएस इटसेल्फ। तो वहां से क्या हो रहा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग लगाया, टैक्स सब्सिडी दे दी है, उससे क्या हुआ, जॉब मार्केट और बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि वो जो आपने बताया एकदम झटका आएगा, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो झटके वाली सिचुएशन आएगी। और मार्केट्स में भी, फाइनेंशियल मार्केट्स और कॉर्पोरेट मार्केट्स में भी कहीं भी लेवरेज मुझे दिखता नहीं है, और झटका हमेशा लेवरेज से ही आता है। अगर आप जितने भी इवेंट्स देखें पास्ट में, एक खबर तो बीच बीच में आती रहती है ना कि बैंकों का मार्क टू मार्केट बहुत हो चुका है। अब वो चूंकि होल्ड टू मैच्योरिटी, इसलिए हाँ, वो इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ता है। और हमने देखा जो लास्ट ईयर क्राइसिस आया बैंक्स में, उसको भी 2-3 बैंक्स के अलावा बाकी को यूएस गवर्नमेंट ने फिर भी दे हैव कंटेन्ड इट विद इन द सिस्टम, दे हैव मैनेज्ड इट वेल सो फार। मुझे नहीं लगता कि वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमने पास्ट में देखा है वैसा कुछ आएगा। ओके। अच्छा, ये जो खबरें चल रही, काफी राइट ऑफ करना पड़ेगा बैंकों को। हाँ, वो ठीक है, वो तो ठीक है, राइट ऑफ करना पड़ेगा, दैट्स फाइन। बट अभी भी कहीं भी बैड एसेट्स जो आप कहेंगे ना, राइट ऑफ का वो नहीं है। कमर्शियल रियल एस्टेट कहीं ना कहीं पॉकेट्स थोड़े थोड़े आपको दिख रहे हैं यूएस में, अदरवाइज आपको कहीं ऐसा बैड एसेट्स नहीं दिख रहे हैं। वो जो हम क्या करते हैं 2008 को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, नहीं, वो तो गलत, वो तो गलत है। ये बिल्कुल सही बात है, ये दर्शकों को समझना चाहिए। वो एक ही कैटास्ट्रोफिक इवेंट सेंचुरी में एक ही बार होता है, बार बार उसको करके डर के आप आगे चलते रहेंगे तो बनेगा नहीं काम। तो हाँ, कॉशियस होके चलना है, बट आगे चलते रहना है। अभी भी सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां आपको ग्रोथ मिलेगी, जहां आपको आपके पैरामीटर्स के साथ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स मिलेंगे एक्चुअली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, अनुराग भी इसी तरह इशारा कर रहे थे कि इस बार एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इस बार इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हो रहा है। एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम है चाइना में, इधर अमेरिका में नहीं है। वहाँ पे दूसरे तरह की समस्या है कि बहुत महंगाई हो रही है, बहुत ब्याज बढ़ रहे हैं, ये सारी है, लेकिन एसेट क्वालिटी वहाँ रियल एस्टेट में इश्यूज हैं। और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है बुक्स की, नंबर्स की, तो वहां पर कहना बड़ा मुश्किल है। यूएस में जब कमर्शियल रियल एस्टेट की रिफाइनेंसिंग का टाइम आएगा, मैं कहना आने वाला होगा 6 महीने बाद, तब थोड़ी दिक्कत आएगी। थोड़े साइंस हैं, कमर्शियल साइंस है, कितना डीप जाता है। देखिए, सबको पता है 1.5 साल से तो बहुत लोग क्या है, धीरे धीरे देवर प्रिपेयर्ड फॉर इट।
झटका कब आता है? एकदम आप गाड़ी जैसा आपने कहा चला रहे थे और एकदम स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने एकदम दबाना पड़ा। किसी ने पैर हल्का किया आपको तो पता लगा पता है लग कि अगले गया। 2 किलोमीटर में कहीं ना कहीं आएगा स्पीड ब्रेकर, तो आप धीरे धीरे अपने आप पे पहले ही सोच दिमाग में चल के चलेंगे। ओके हाँ जी सुनील जी, इस समस्या का एक सॉल्यूशन है सर मेरे पास, और बहुत आसान है वो। उसमें कुछ किसी को नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि आप अपने इन्फ्लेशन का टारगेट उठा के 4% कर दीजिए, बात ही खत्म, कोई समस्या ही नहीं फिर तो। ऐसा कर देना चाहिए। अच्छा ये 2%, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये 2% किसने तय किया? ये न्यूजीलैंड के 4-6 बहुत बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने ऐसे बैठ के तय किया कि हमें 2% इन्फ्लेशन रखनी चाहिए ग्रोइंग डेवलप्ड इकोनॉमीज में। तो 2% डिसाइड हो गया। ये किस बेसिस पे वो पता नहीं मुझे, लेकिन तय वहां से हुआ था, उसके बाद सबने उसको कॉपी कर लिया और डेवलपिंग इकोनॉमीज ने 4% कर लिया। तो मैं तो कह रहा हूँ 2 का 4 कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म। अनुराग जी क्या समस्या ही नहीं रहेगी फिर तो। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? नहीं कि ये 2 या 4 ये नंबर ये नहीं है कि प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ कि उनकी जो इन्फ्लेशन का कारण क्या था, सप्लाई साइड था। तेल के दाम की बढ़त के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, मगर फेड का एक्शन डिमांड साइड पे था, इंटरेस्ट रेट हाइक से। तो प्रॉब्लम यह है कि वो सोच रहे थे कि वो डिमांड को इतना कटवाएंगे कि तेल का डिमांड भी उसके साथ गिरेगा, तो तेल का दाम उस तरह से गिरेगा, क्योंकि इनको सप्लाई साइड फैक्टर्स के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं था। क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस प्रिवेल होते हैं यूएस में, मगर यूएस ऑलमोस्ट बाहर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करती है ऑयल, तो वो सप्लाई साइड फिस्कल मेजर्स से। और सेकंड चीज क्या हुआ, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये था मेरा, अनुराग जी शायद इसको दें, कि शेल गैस के जो वेल्स बंद हो गए थे, शेल गैस के प्रोडक्शन, शायद उनको थोड़ा ध्यान उसमें देना चाहिए था कि शेल गैस को कैसे रिवाइव किया, उधर कुछ सब्सिडीज देके कुछ करके। क्योंकि अगर वो शेल गैस उभर के आती ना, तो ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेशन सप्लाई साइड का ऑयल का कंट्रोल में आ जाता। मुझे पता नहीं कि वो क्यों नहीं ऐसे कर रहे, क्यों गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी वालों के हाथ में चल गई है शेल गैस की कंपनियां, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म उसका कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रहा है। पर क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती थी? वो एक मैं क्वेश्चन में अनुराग से पूछना चाहूंगा कि लोकल उधर शेल का सिचुएशन क्या है, क्या उधर रिवाइवल हो सकता है? तो वो करेंगे तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन भी कम होगी, क्योंकि उनका जो रेट हाइक का प्रोग्राम काम ही नहीं कर रहा है। जॉब्स बढ़ रहे हैं यूएस में, कंज्यूमर्स और भी कमर्शियल क्रेडिट कार्ड की देखिए इंटरेस्ट बढ़े, फिर भी क्रेडिट कार्ड का यूसेज, रिवॉल्विंग यूसेज और बढ़ता जा रहा है। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट उधर घट नहीं रहा है। तो नेचुरली ये इंटरेस्ट रेट हाइक की पॉलिसी कितने हद तक इन्फ्लेशन को कर पाएगी, यही मेरे मन में बहुत बड़ा डाउट है। तो शायद मैं अनुराग जी से पूछूंगा कि ये सही डायरेक्शन है जा रहा है, तो 2% करने के लिए उसको डेफिनेटली फिस्कल और सप्लाई साइड में ही मेजर्स लेनी चाहिए ना अनुराग जी? नहीं तो सुनील जी, इसमें ऐसा है कि जो डायरेक्शनल व्यू है ना, वो ये है कि रिपब्लिकन्स आके उसको ओपन अप करते हैं और डेमोक्रेट्स आके उसको कॉन्स्टेंट कर देते हैं। अभी शेल का चैलेंज ये, तो अच्छा 2 एंड पे देखिए आप, एक है रिफाइनिंग कैपेसिटी, और यूएस की रिफाइनिंग कैपेसिटी सिंस 2020, मैं वो मिलियन बैरल्स ना बोल के, बिकॉज वो इनएक्यूरेट हो सकता है, अबाउट 15% डाउन है इन द लास्ट 3 years, 3 और एक्चुअली फ्रॉम 2019, विच मीन्स कि यूएस डजंट वांट टू रिफाइन इट हियर, और वो जो रिफाइनरीज उसको एक रीवर्क में आती हैं, वो उसको शट डाउन करके बोलते हैं इसको आप शुरू नहीं कीजिए। So one is that capacity which is which has reduced the US output by 10% within US. On production, सुनील जी वही है कि एक तो इन्होंने इनको फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट किया, ESG ला करके वो फंडिंग नहीं कराते हैं उनकी, तो दैट इज वन कॉन्स्टेंट। सेकंड इज ऑल दी लाइसेंसिंग, ये जो होते हैं ड्रिलिंग लाइसेंसेस, इसको आप बाइडेन गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ बिहाइंड द सीन्स वेरी कॉन्स्ट्रिक्टिव ऑन दिस। स्ट्रेटेजिक व्यूज 2 हो सकते हैं, या तो पूरे वर्ल्ड को अपना ऑयल खत्म करने दीजिए, और वी विल पे व्हाटएवर दैट प्राइस, एंड व्हेन द वर्ल्ड डजंट हैव ऑयल देन यूएस विल सर्टेनली डज हैव द ऑयल, राइट? तो आप उसको ग्राउंड पे रहने दीजिए। दिस इज वन वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू। Second is in the short term, they are talking about environment. I don't know how much they care about the environment, but politics तो वही है। तो अब कोई भी कंपनी ऐसे काम नहीं कर सकती कि उन्होंने कैपेसिटी डाली और 4 साल बाद फिर बंद कर दी और फिर 4 साल बाद शुरू कर दी। This is very difficult for any of the, at least any of the bigger companies to do.
सो ये दो कांस्टेंट है जिसकी वजह से सुनील जी शेल उतना जल्दी किक ऑफ नहीं कर पा रहा जो 13, 14, 15 में हुआ. एंड आपका दिस थर्ड पॉइंट इज दैट मे बी द ऑयल कंपनीज दे आर कंसोलिडेटिंग. अब आप देखिए एक्सन मोबिल ने कल परमियन बेसिस पे नाउ इट हैज बिकम द बिगेस्ट प्लेयर. इट हैज एक्वायर्ड अनदर $50 million एक्विजिशन. सो ऑल व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि कम प्रोडक्शन करके प्राइस हाई रखते हैं, उसमें क्या नुकसान है. सो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स बेनिफिट व्हेन द ऑयल प्राइसेस राइज. सो ये दो तीन चीजें हैं. बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सर्टनली डजंट थिंक कि ऑयल प्राइस कम करके इन्फ्लेशन कम किया जाए. ये डेवलपिंग कंट्रीज में ये थॉट होता है बिकॉज दे इंपोर्ट ऑल दी एनर्जी. बट यूएस में ये थॉट एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है. कई जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि रिफाइनिंग कैपेसिटी लगी ही नहीं है. नॉट ओनली यूएस, बाकी जगहों पे भी यही हो रहा है क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, रिफाइनिंग में भी नहीं आ रहा है और नए ब्लॉक्स में भी नहीं आ रहा है. तो उसका भी असर है कि आपके थोड़े एलिवेटेड प्राइस हैं. तो अनुराग के पास ही ज़्यादातर असर इमर्जिंग पे आएगा, उनके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये तो थी दुनियादारी अमेरिका से जो हम लोगों को ड्राइव करिए. अब आते जरा अपने भारतीय बाज़ारों पे. क्या दुविधा क्या है, क्या दुविधा भारतीय बाज़ारों की? सब कुछ ना ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, दुविधा, ब्याज दरें नीचे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, पॉज पे है सारी, आईआईपी 14 महीने के हाइस पर, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है. फिर हमारे मार्केट को क्या प्रॉब्लम हो जाती है बार बार बीच में, क्यों डर जाता है इतना? नीरज जी, दुविधा बड़ी सिंपल है. हाँ दुविधा ये है कि जो अच्छी क्वालिटी, हाँ जो दिग्गज होते थे मार्केट के, हाँ उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल बेसिस पे बिल्कुल रिटर्न नहीं दिए. जो लार्ज कैप्स थे, जो बैंकिंग के थे, जो आईटी के थे, अगर आप 1 ईयर 2 ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मे बी सिंगल डिजिट या नेगेटिव रिटर्न होगा -5. जबकि स्मॉल मिड कैप जो अभी आईपीओ आए, एसएमई आए, वहां पर सारा पैसा जा रहा है और वहीं पर रिटर्न्स आ रही हैं. जो रिस्कियर है और जो क्वालिटी मिड कैप्स है वो अच्छा कर रहे हैं, बट दे आर अबव देयर हिस्टोरिकल रेंजेस. तो 3 पॉकेट्स हो गए आपके. लार्ज कैप्स, गुड क्वालिटी कंपनीज 2 साल से मूव नहीं करी हैं, हिस्टोरिकल लेवल पे काफ़ी चीप है. गुड क्वालिटी मिड कैप्स अच्छा कर रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट चल चुकी हैं और अपने हिस्टोरिकल से हाई हैं. तीसरी जहां पे नरेटिव सिर्फ होप का है, वो तो 100%, 150% चल चुके हैं और पैसा वहां पर, रिटेल का पैसा काफ़ी वहां पर जा रहा है, वहां पर स्टॉक्स बढ़ चुके हैं. तो दुविधा ये है कि अच्छी क्वालिटी नहीं कर रही और जहां होप है वो बढ़े जा रही हैं. तो आदमी क्या करे, जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो पैसा कहाँ लगाए, उसको ये समझ नहीं आ रहा. वो जितना भी क्वालिटी में डालता है वहां पर लार्ज कैप में पैसा नहीं बन रहा, मिड कैप्स ऑलरेडी बना चुके हैं. तो मुझे लगता है ये जो डाइवर्जेंस है ना परफॉर्मेंस में स्टॉक्स की, ये निवेशक को दुविधा में डाल रहा है. ये असली प्रॉब्लम, ये जो ऐसी प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम के लिए बैठे हुए ना सुनील जी. सुनील जी, ये 16,000 करोड़ रुपए जो हर महीने आप लोग ले रहे हैं, इससे क्यों नहीं आप लोग बड़े वाले स्टॉक खरीदते हैं जो इतने सस्ते मिल रहे हैं हिस्टोरिकली? देखिए नीरज जी, पहली बात आप समझिए कि इसराइल हमास का इतना बड़ा हादसा हुआ, हाँ फिर भी मार्केट करेक्ट नहीं हुआ. तो आप सोच रहे हैं कि मार्केट क्यों बढ़ा नहीं. मैं कह रहा हूँ मार्केट करेक्ट नहीं हुआ, ये है इंडियन. देखा, मेरे सवाल को कैसा घुमा दिया हल्के से. नहीं, वो नंबर 1 है. हाँ. नंबर 2, डेटा देखिए आप, 16,000 करोड़ के अंदर 50% स्मॉल एंड मिड कैप की एसआईपी है. हाँ तो फंड मैनेजर उसको उठा के लार्ज कैप नहीं खरीद सकते हाँ. जो रीजनेबल वैल्यू में मिल रहे हैं. हाँ राइट, वो बात है कि पैसा जहां आता है, क्योंकि सेबी ने अब कैटेगराइजेशन के बाद नियम बहुत ठीक कर दिया है कि स्मॉल कैप फंड को 65% स्मॉल कैप खरीदना ही है, मिड कैप फंड को 65% मिड कैप खरीदना ही है. और ऑलरेडी क्या हुआ कि देखिए अप्रैल के बाद, राइट, ये लार्ज कैप रिटर्न नहीं की रही, क्योंकि अप्रैल के बाद जो एफआईआई फ्लोज आए हैं उसमें 2 चीज है. तो पहली बार जब आई थी, अप्रैल से शुरू हुई, तो मिड कैप फंड मैनेजर्स ने, नॉट सॉरी मिड कैप ने, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने सभी, आप लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप की पोर्टफोलियोस उठा के देख लीजिए, सब लोगों ने लार्ज कैप को, एफआईएस को बेचकर उसको मिड और स्मॉल कैप में डाइवर्ट किया था. उसके लिए मिड एंड स्मॉल कैप की रिटर्न्स बढ़ी. सेकेंड चीज मैंने ये भी देखा कि इंक्रीमेंटल फ्लोज जो अप्रैल के बाद आए हैं ना, उसमें इंडिया डेडिकेटेड मिड कैप फंड्स करीबन 40% ऑफ द फ्लोज को अकाउंट करते हैं. तो डायरेक्ट एफआईआई बाइंग इन मिड कैप्स भी अब थोड़ा बढ़ गया है. तो ये मिड कैप्स का जो रैली, जो कह रहे हैं ना गुड क्वालिटी कंपनीज अभी बहुत महंगी होगी, उसका कारण यही था.
और इसके पीछे तीसरा चीज क्या हुआ कि रिटेल निवेशक, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं, वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पैसा देने लगे। तो स्मॉल कैप की फोलियोस आज लार्ज कैप और मिड कैप फंड से ज्यादा हो चुकी है। और 2 साल पहले 50 लाख फोलियोस थे स्मॉल कैप में, आज 1.3 करोड़ फोलियोस हुए हैं। 2.5 टाइम्स वो बढ़ गए हैं जस्ट ओवर द लास्ट 2 years। तो लोग ये पास रिटर्न्स देख देख कर स्मॉल कैप मिड कैप में ही अपना एसआईपी खोल रहे हैं, अपने पैसा भी डाल रहे हैं। तो फंड मैनेजर को चॉइस ही नहीं है कि वो जाके वही स्मॉल कैप और मिड कैप, और फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि कितना क्वालिटी ढूंढे उतना मैं अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी ज्यादा रखूं। तो क्वालिटी का दाम और भी बढ़ गया है। तो मिड एंड स्मॉल कैप में आज क्वालिटी बहुत महंगा है। तो कोई भी उधर अपना ये नेट को स्प्रेड करेगा तो डेफिनेटली क्वालिटी कर्व में डाउन हो जाएगा ना। तो ये चैलेंज है फंड मैनेजर्स को आज कि लार्ज कैप्स खरीदें तो बेटर शायद होगा, इवन दो उन्होंने रिटर्न ज्यादा नहीं दिया। तो अगले ये महीने से मैं देख रहूंगा कि दिस शिफ्ट विल अकर, क्योंकि फंड मैनेजर्स को और हाई वैल्यू हाई पी रेशियो में मिड कैप और स्मॉल कैप गुड क्वालिटी कंपनीज को इतने रेशियोस में वो, क्योंकि वो रिटर्न फिर बनने के लिए 3 साल लगेंगे उनकी अर्निंग्स कैचअप करके। अब देखिए पोस्ट कोविड का आप देखें ईपीएस ग्रोथ लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में इक्वल है, मगर वैल्यूएशंस में मिड कैप और स्मॉल कैप 12 to 13% प्रीमियम में चल रहे हैं। सो विदाउट अर्निंग्स ग्रोथ वो चल रहे हैं क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको खरीदा जा रहा है और अभी तो चलते उसकी रहेंगे एक हक होती है। हाँ पढ़न और अभी चलते भी रहेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है तो खरीदना ही पड़ेगा। करने पड़ेगा। मगर हाँ अगर तेल का दाम बढ़ने लगा, हाँ कोई भी चीज हमको देखिए कि ऑलरेडी ओपेक ने ऐलान किया कि 3.3 बिलियन बैरल्स का शॉर्टफॉल इस लास्ट क्वार्टर में देख रहे हैं। तो उस शॉर्टफॉल के कारण अगर तेल 85 88 में है अभी, अगर वो 100 के पास गया तो बहुत से हेज फंड्स इंडिया से पैसा निकालेंगे और वो लार्ज कैप्स में निवेश करते हैं। तो वो जब निकालेंगे तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स वो लार्ज कैप को जाके खरीदेंगे, वो डाइवर्ट करेंगे अपना एलोकेशन, यानी एग्जिस्टिंग जो फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में जो स्मॉल कैप लिया गया है उसको वो बेचकर, क्योंकि फ्रेश एसआईपी फ्लोस महंगा ही रहेगा। मगर रीअलोकेशन ऑफ जी सुनील सर, लार्ज कैप को अरुण जी का उनका जवाब मिल गया है कि ये जो मिड कैप महंगे और महंगे रहेंगे, कोई चॉइस नहीं है, पैसा आ रहा खरीदेंगे। और नीरज जी कभी ना कभी साइकिल हमने पहले भी देखा है, एक्सपीरियंस इसलिए काउंट्स कि कहीं ना कहीं साइकिल टूटती है। किस रीजन से टूटेगी वो किसी को मालूम नहीं है, बट वो टूटती जरूर है क्योंकि ये जो डाइवर्जेंस है, जैसा अभी सुनील जी ने भी कहा, वो ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंक्रीमेंटली हर फंड मैनेजर, हेज फंड वाला हो या कुछ भी हो, उसको ज़्यादा रिस्क रिवार्ड या बेटर रिस्क रिवार्ड, ज़्यादा सेफ्टी लार्ज कैप्स की तरफ दिख रही है। तो अभी वो 10% शिफ्ट कर रहा है, धीरे धीरे आगे चलते हुए अगर ऐसा चलता रहा तो 30, 40, 50, 60% इंक्रीमेंटली शिफ्ट करता जाएगा। ओके, अब मैं जरा लार्ज कैप की कहानी बताए तो अनुराग जी, ये सवाल आपसे है तो इंडियन लार्ज कैप के, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपके लिए है। अब एक चीज देखिए अनुराग जी, आईटी के 3 दिग्गजों के रिजल्ट आए हमारे यहाँ भारत में, ग्रोथ 0, मार्जिन इम्प्रूव्ड, गाइडेंस कट। कह रहे हैं कि अमेरिका में अभी ठीक नहीं लग रहा है और ये पिछले कई क्वार्टर से बोल रहे हैं वो। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें बताइए, आपके यहाँ का मामला ठीक चल नहीं रहा, हमारे आईटी वाले ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो अच्छा देखिए, एक तो ये हम पिछले करीब 5-6 महीने से हमारी जब भी जिक्र हुआ है हाँ, तो हम बात वही कह रहे थे नीरज। देखिए लॉन्ग टर्म और तकरीबन पिछले 2 साल से स्टोरी क्या थी कि इनके रेवेन्यूज ड्यूरिंग पेंडेमिक, बिकॉज ये सारे ऑल टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज हियर वर ग्रोइंग एट 20-30%, इवन कंज्यूमर लेवल पर भी, phones, laptops, and even software and data centers and micro semiconductors, chips, everything. अब उसकी वजह से इनके रेवेन्यूज भी बढ़े, बट इफ यू गो टू प्री पेंडेमिक दे वर आल्सो ग्रोइंग एट सिंगल डिजिट्स, राइट? 5%, 7% की ग्रोथ थी, तो वो वापस तो लौटनी ही थी। दिस गोज टू द सेम पॉइंट के जो हम स्मॉल कैप्स में बात कर रहे थे कि साइकिल्स तो वापस आती हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है। ये नॉर्मलाइजेशन तो होना था 5-6% पर। एक बार मैंने ये भी कहा था कि ये शायद अर्निंग्स कुछ टाइम नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए वो फ्लैट प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आई हैव सीन द नंबर्स 1% barely they have eked out positive,
बट ये नेगेटिव भी जा सकता है। और अगर इनके सबसे मेजर वर्टिकल्स देखें आप, तो वो बैंकिंग एंड टेलीकॉम होते हैं, और दोनों ही सेक्टर्स अभी कॉस्ट कट मोड पर चल रहे हैं। और अभी तो कोई रिसेशन आया नहीं है, इमेजिन कि अगर रिसेशन आता है तब क्या होगा। तो आई थिंक ये अर्निंग्स जो है वो बहुत सडनली 2-3 साल में आईटी कंपनीज ने बहुत क्विक ग्रोथ की, एंड दैट्स व्हाई आई वुड से निफ्टी का ईपीएस भी देखिए 400 के आसपास होता था, और निफ्टी ईपीएस शॉट अप टू अबाउट 850 प्लस, बिकॉज IT peaked at the same time and banking also peaked at the same time, right? दोनों ही अपने साइकिल से बाहर आए, प्लस आई थिंक आपके रिलायंस एंड अदर प्लेयर्स। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना जिससे निफ्टी क्विकली जंप टू दैट 850, डबल द अर्निंग्स विद इन दिस टाइम। बट इसको सस्टेन करना जरूरी है। लुक एट दिस पॉइंट नीरज, निफ्टी 12,000 से 20,000 पहुंचा, आई अंडरस्टैंड अर्निंग्स भी है इसके पीछे, लेकिन इकोनॉमी इन दिस इफ यू सी फ्रॉम 2018-19 टू अभी, एंड टेक द कोविड नेगेटिव ऑल्सो, अबाउट 3% से ज्यादा का ग्रोथ नहीं है। एंड लार्ज कैप नीरज फॉलोज द स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमी, तो एट सम पॉइंट ये कन्वर्जेंस आएगा। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये कंपनी सिंगल डिजिट कर रही है, नेगेटिव भी कर सकती हैं। अब व्हाई हैव दे टेकन 3 quarters टू अनुराग जी, कम टू द सिंगल डिजिट ग्रोथ, बिकॉज़ ये दिख रहा। अनुराग जी, आपने एक बात 2 बार कही, मुझे उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपने कहा कि अभी तो 0% ग्रोथ है और नेगेटिव भी हो सकती है, एक। दूसरा, क्या कैलेंडर ईयर 2024 में यूएस में मंदी की आशंका है? अरे तो ये सो पहला सवाल पहले करते हैं। देखिए, नेगेटिव ग्रोथ इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए अबाउट 1-1.5% या 2.5% को नेगेटिव होते देर तो नहीं लगती, राइट? कोई भी इवेंट होते भी हो सकता है, और इवन इफ अगर आप फ्लैट मान ले तो आई थिंक दे आर जस्ट बेयरली सस्टेनिंग। सेकंड सवाल का ये है कि देखिए नीरज, अगर रोज रिसेशन कोई आदमी बोलेगा तो एक दिन तो सच हो ही जाएगी बात। तो बोलने मैं से हो वो जाएगा। तो मैं वो और ऐसे ही है इंडियन मार्केट में भी। अब देखिए, मैंने तो कॉशियस स्टैंस बना रखा है काफी टाइम से। आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट द डेट ऑफ रिसेशन के जनवरी 17 को आ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा, बट ऑफ कोर्स ये भी सच है कि मार्केट रिटर्न्स भी नहीं दे पा रहा है, राइट? बिकॉज इट इज स्टक इन अ लॉग जैम। बट ये बुलिश टेम्पो पे भी लागू है कि आप रोज बुलिश होंगे तो अब आधे दिन तो करेक्ट होंगे ही होंगे। तो आई थिंक रिसेशन, बट वी आर एट अ पॉइंट नीरज के ये सॉफ्ट लैंडिंग, वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट, और अंटिल द हार्ड लैंडिंग हैपेंस। तो हार्ड लैंडिंग होना जरूरी है। इस पर आई थिंक अरुण जी ने एक बात कही थी ना कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए हुआ क्या कि अबाउट आफ्टर पेंडेमिक, एंड जिसको बोलते हैं साइड इफेक्ट्स, एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स थे। अबाउट जो लोग 60-62 के आसपास थे, अबाउट 2 मिलियन पीपल, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया यूएस में। अब वो सोशल सिक्योरिटी आराम से लेंगे, लेकिन वो लेबर मार्केट से बाहर हो गए। अगर ये नहीं हुआ होता तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट अभी अबाउट 3.8 है, वो ऑलरेडी 4.5-5 के बीच में होता। अब ये फेडरल रिजर्व का काम और मुश्किल बनाता है। ये लेबर मार्केट को कॉन्स्टेंटली टाइट रखेगा, एंड ये इन्फ्लेशन पे भी प्रेशर डालेगा। तो ये सब चीजें ऐसे फंसी हुई हैं, बिकॉज एंड प्लस एड टू दिस ये जियो पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट्स कट नहीं कर सकती हैं, रादर बढ़ाने ही पड़ेंगे इनको। तो ये सारी चीजें, बट बैक टू दिस पॉइंट, आपका इंडियन लार्ज कैप इट ग्रोज विद द इकोनॉमी, एंड ओके, एक मे बी हमारी इस पे बात नहीं हुई नहीं, ये 6.2 जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया, लेकिन इसमें डिफ्लेटर इज जस्ट 0.2%। नीरज, आई रियली इन माई लिमिटेड विजडम क्वेश्चन के ये कैसे डिफ्लेटर 0.2% इंडिया में चल रहा है, मेरी तो समझ नहीं आया। तो समवेयर आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स टू रियली मैच अप। सर, इंडिया जो है ना वैसे समझ में नहीं आता, पोर्टफोलियो में आता सीधे। सुनील जी, क्या, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा, आईटी लार्ज कैप में आप खरीदारी करेंगे? नॉट ब्लाइंडली, अच्छा, मैं एक शो करता हूँ फायदेमंद फंड्स, उसमें मेरा एक पेट क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछता हूँ कि आईटी पर आप अंडरवेट क्यों हैं? और वो पिछले 1.5 साल 2 साल से है, और अभी भी कोई उसमें ओवरवेट नहीं है। सब कह रहे हैं हाँ देख रहे हैं, अभी 1-2 क्वार्टर और देखेंगे, जब ठीक होगा तो जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि अभी आईटी का के दिन नहीं आए लेने वाले? नहीं, अभी तक नहीं आए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अनुराग जी कहते हैं मैं उससे सहमत हूँ कि बिफोर द पैंडमिक आईटी 6 to 7% ग्रोथ पे था, मगर वो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ था।
और 6 to 7% नॉन ग्रोथ है, तो उस नॉन ग्रोथ को मैं वैल्यूएशन देने के लिए तैयार हूं, बिकॉज मुझे अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशंस पसंद नहीं है एज अ फंड मैनेजर। कोई भी फंड मैनेजर, फॉरेनर हो या इंडियन हो, तो वो आईटी एक स्टेबल ग्रोथ, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट ग्रोथ 6-7% भी रहे। पैंडेमिक में क्या हुआ, सडनली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्क फ्रॉम होम, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे बड़े बड़े शब्द को लाकर वापस Y2K का मोमेंट आ रहा है करके आईटी के वैल्यूएशंस को सडनली मार्केट ने बहुत बढ़ा दिया। वो अनजस्टिफाइड था मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुई वो सब हवा निकल गया। अभी क्या है कि बहुत सारे आईटी कंपनियों की पी रेशो अभी तक वो गिरी नहीं है बैक टू प्री पैंडेमिक लेवल, राइट। अब ग्रोथ का जो प्री पैंडेमिक का 6-7 ग्रोथ था वो आने में वक्त लगेगा, बिकॉज अब ये रशिया यूक्रेन वॉर और ये स्लो डाउन के कारण जरूर स्लो डाउन होगा, तो बैक टू प्री पैंडेमिक लगने में टाइम लगेगा। इसलिए मार्केट में कोई भी फंड हाउस, फंड मैनेजर आईटी पे ओवरवेट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली सिचुएशन ये है कि एफआईएस को थोड़ी बहुत समझ होती है आईटी कंपनीज की, क्योंकि उनके बायर्स उनके कस्टमर होते हैं, उनको ये बायर्स अच्छी तरह जानते हैं। वो बड़े बैंक और बड़े जो कह रहे थे ना, उनको उनसे बात करके उनको पता लगता है कि यहाँ आईटी में ज्यादा वही डिमांड नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए जब फॉरेनर आईटी नहीं खरीद रहा, कोई डोमेस्टिक फंड में नहीं खरीदेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसकी बिजनेस मॉडल इज लार्जली ड्रिवन फ्रॉम ओवरसीज। और अमेरिका की बात आज तक हमने किया, अरे यूरोप की हालत इतनी खराब है, वो क्यों नहीं सोच रहे? आईटी कंपनियों की कुछ 20-30% रेवेन्यूज यूरोप से भी आती है, और वहां कोई अच्छी खबर नहीं है। इकोनॉमी उधर सब डाउनटर्न में ही चल रही है। जर्मनी लीजिए, ब्रिटेन लीजिए, सभी लीजिए। तो मेरे ख्याल में आईटी जब तक उसकी वैल्यूएशन बैक टू एक सेफ्टी जोन नहीं आती है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ भी बैक टू प्री पैंडेमिक सस्टेनेबल 6-7% पे, वेरस अभी ये फ्लैट आ रहा है और अनुराग जी कह रहे हैं कि नेगेटिव भी जा सकता है। तो कंफर्ट कहां से आएगी? जब वो वापस एक 6-7% स्टडी ग्रोथ दिखाएंगे, तो उस बेसिस के ऊपर एक सेफ्टी का कंफर्ट एलोकेशन सुनील सर, मिलेगा। कंफर्ट एक जगह से आ सकती थी, लेकिन वहां पे भी दिक्कत के बादल। ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करूंगा बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि भारत का बाजार दो ही सेक्टर से चलता है, आईटी और बैंक से। एक पहले से मुश्किल में है और दूसरे के सामने मुश्किल खड़ी होने वाली है। आप लोगों से समझूंगा मैं कि ये कितनी रियल है, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज की हमारी चर्चा में हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया, अमेरिका को, आईटी सेक्टर को, भारतीय बाजार को, मिड कैप, लार्ज कैप। एक सेक्टर जिस पे हमने कहा था कि भारतीय बाजार दो चीज़ों पर टिका हुआ, आईटी और बैंक, यही मार्केट को ड्राइव करते हैं। दो दिग्गज सेक्टर में एक की तो मुश्किल हम लोग को डिस्कस किया, दूसरा बैंक। इसमें एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई। यूबीएस नाम की एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उसने एसबीआई को डाउनग्रेड किया और 22 से सेल कॉल दे दी। ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इंडिया का सबसे बढ़िया काम कर रहा था। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेल कॉल दी है, लक्ष्य घटा दिया है, 740 से 530 कर दिया है। और उनका ये कहना है कि जो बेस्ट मैट्रिक्स थे अब वो पीछे छूट गए हैं। अब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और आप उतने रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे, और अनसिक्योर्ड लोन जो आरबीआई गवर्नर ने भी अलर्ट किया था वो बढ़ रहे हैं। तो क्या अब एसबीआई से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, और एचडीएफसी बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों से। बोलता जी, क्या बैंकिंग सेक्टर में भी दिक्कत है क्या? मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर ना नॉर्मली एनपीए साइकिल जब आने वाली होती है तब अंडर परफॉर्म करना शुरू करता है। मुझे अभी कहीं पे भी एनपीए के कगार कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो मैं थोड़ा इस मत से असहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही हो सकता कि अभी भी ठीक है, जो पीक नंबर्स थे वो चले गए, बट अभी भी बड़े बैंकों के लिए 14-15% का प्रिडिक्टेबल ग्रोथ कहीं नहीं गया। स्मॉलर बैंक्स, एनबीएफसीज 18-20% का ग्रोथ, अच्छी अच्छी एनबीएफसीज अच्छी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंसर्न होने वाली बात है बैंकिंग सेक्टर में। एनपीए साइकिल, एनपीएस कहीं भी नहीं बन रहे, पूरा कॉर्पोरेट कहीं भी ओवर लेवरेज नहीं है। तो
एनपीएस आएंगे नहीं, बैंकिंग साइकिल चलता रहेगा, ग्रोथ आता रहेगा, और जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करेगा, आप बताइए वर्ल्ड में कौन सी इकोनॉमी है जो 6.5% पे ग्रोथ कर रही है? वर्किंग कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सीमेंट प्राइसेस अक्रॉस इंडिया आर अप बाय 30 रुपीज टू 50 रुपीज। अब ये सीमेंट कहीं तो जा ही रहा है। एग्जैक्टली। अरे प्राइवेट कैपेक्स ने अब शुरू किया है, गवर्नमेंट का कैपेक्स ट्रिलियंस में चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट की, इंडिविजुअल की, बैंकों की, बिल्कुल क्लीन है। तो यूबीएस क्या मतलब ऐसे ही कुछ नहीं, सीमेंट कहीं तो जा रहा है, ये रॉ मटेरियल कहीं जा रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, हर जगह की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब कैपिटल रिक्वायरमेंट ईज हो रही है और अच्छे यूटिलाइजेशन में आ रही है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है ऐसे एनपीएस की। और बैंकिंग में तो मुझे कोई तकलीफ नहीं नजर आती। हाँ, स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें वो एक अलग बात है, बट कह देना कि आगे परफॉर्मेंस खराब होगी, सेल होगी, वो एक अलग, वो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो बड़े जो दिग्गज हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई भी 1 साल से कुछ नहीं किया है। तो ये 4 साल ये टाइम करेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। इतनी हाई प्रेडिक्टेबल क्वालिटी ग्रोथ आपको इन्हीं लार्ज कैप्स में मिलेगी। तो आज सेल है, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स, एफआईआईज बेच भी यही रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनको वापस खरीदने आएंगे। सुनील जी, कोई प्रॉब्लम बैंक सेक्टर में? इस तरह की रिपोर्ट आने से मन में एक बार सवाल उठता है, क्या लगता है आपको? प्रॉब्लम वैल्यूएशंस की है, क्योंकि क्या हुआ है ना, अप्रैल से आपने देखा करीबन क्या 2 लाख करोड़ ऑफ एफआई पैसा मार्केट में अंदर आया है ना। तो उसमें ज्यादातर लार्ज कैप में आया है, और उसमें कंपोनेंट ऑफ ईटीएफ्स जो होती है, पैसिव फंड्स, राइट, वो जो आते हैं ना, वो एक डिस्पैरिटी नहीं करते ना, इंडेक्स की जो वेटेज है उस हिसाब से उसको खरीदने की जरूरत है। तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का 15% शेयर है, और इमर्जिंग मार्केट अपना एमएससीआई इंडेक्स में बैंकिंग का 30-35% शेयर है। तो ईटीएफ्स आके सबको खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दाम बढ़ जाता है, राइट। अब क्या हुआ, स्टेट बैंक और अन्य बैंकों की स्थिति ऐसी थी कि ड्यूरिंग कोविड उनके पास बहुत लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फंडिंग एक्सेस उनको मिल गया था, चाहे वो मसाला बॉन्ड के थ्रू या लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू। और उन्होंने जब आरबीआई ने रेट हैक्स किया, उन्होंने रेट हैक्स को लेंडिंग में, इंक्रीमेंटल लेंडिंग में पास ऑन किया, मगर डिपॉजिट में नहीं पास ऑन किया। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बैंक्स की भयंकर बढ़ रही थी, और इसलिए वो वाइडनिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर एवर समझ के मार्केट में ईपीएस ग्रोथ ये सब बढ़ा के वैल्यूएशंस को भी बढ़ा दिया था। पर असलियत क्या है कि असलियत ये है कि अल्टीमेटली लोन बुक का ग्रोथ उतनी जबरदस्ती नहीं बढ़ रही, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स अभी भी अनाउंसमेंट स्टेज में ही है। वो एक्चुअल देखे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देश में एक तरफ 75% में अटक गया है, 75 से 72 73 तक भी आया है। तो वो जबरदस्त 80-85 पर करके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक दबाव अभी भी नहीं, क्योंकि लो एंड कंजम्पशन अभी भी नहीं बढ़ी है, खाली प्रीमियम कंजम्पशन बढ़ी है। तो इकोनॉमी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी उतना बढ़कर एक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना दबाव डाले कि मेरे को कैपेक्स अभी इनकर करना है, तो बैंक्स कॉर्पोरेट लेंडिंग के जरिए वो पास ऑन करके अपना लोन बुक को ग्रो कर सकती है। मगर वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लोन बुक आज उतना बड़ा नहीं दिख रहा है इन द इमीडिएट फ्यूचर, whereas at the same time incremental deposits higher cost पे ऐड ऑन कर रहे हैं बैंक्स, राइट। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेचुरली थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ मीडियम टर्म लोन बुक का ग्रोथ आके निम इनटू लोन बुक ग्रोथ, एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो आती है वो जरूर बढ़ेगी। मगर एक शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट रेट्स डिपॉजिट्स के बढ़ रहे हैं, लेंडिंग उतना नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फ्लैटनिंग जो होता है वो, तो इसलिए जो दाम बढ़ गया है बिकॉज दी वैल्यूएशंस बढ़ गए, इसलिए उन्होंने वो प्राइस का डाउनग्रेड किया है एक्सपेक्टेड ईपीएस का, क्योंकि वो पहले जो सोचते थे कि निम के एक्सपेंशन के साथ लोन बुक का भी जबरदस्त ग्रोथ होगा, और थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर ये अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ में आरबीआई ने हाईलाइट किया, तो नेचुरली स्टेट बैंक दिग्गज बैंक है, तो लोन बुक उनकी भी प्राइवेट अनसिक्योर्ड लोन बुक बढ़ रही होगी, तो थोड़ा उसके लिए कंसर्न के कारण थोड़ा डिस्काउंट अप्लाई किया जा रहा है। वैसे तो मेरे को मीडियम टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट इसके कारण कुछ भी करेक्शन अगर स्टेट बैंक के प्राइसेस में आता है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जबरदस्त खरीद के इसके एक बॉटम फॉर्म हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा गिरेगी नहीं, वापस उठेगी। अच्छा, एक और फंड मैनेजर्स की राय बताता हूँ मैंने, आईटी में जैसे सब अंडरवेट वैसे बैंक में सब ओवरवेट है। कोई भी ऐसा फंड मैनेजर नहीं मिला जिसको बैंक पसंद ना हो। सर आप किस खेमे में, बैंक पसंद वाले में कि नहीं?
मैं बैंक ओवरवेट हूँ। ओवरवेट है ना। अनुराग जी ओवरवेट। देख रहे हैं आप, बैंक करेक्ट। को कोई चिंता नहीं हमारे यहाँ। यूबीएस को क्या चिंता है? अपना देश देखे ना। सो नीरज जी, जिसमें जो अरुण जी ने, सुनील जी ने कहा, उससे कोई मेरी ना इत्तेफाकी नहीं है। हाँ, बस अब देखिए, एक टेक्निकल इंडिकेटर है, वो ये है कि आपकी सबसे ज्यादा जो होल्डिंग्स है ना बैंक्स में और आईटी कंपनीज में, वो एफआईआईज की हैं, जो उन्होंने मजबूती से 2000 के डेकेड में बनाई है। तो मार्जिनल लेवल पे दे डिसाइड द प्राइस कि कितने पे उनको बेचना है, कहाँ पे कैश आउट करना है, स्पेशली जब वर्ल्ड में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। तो एक तो ये छोटा टेक्निकल इंडिकेटर्स है कि वो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम वो डिसाइड करते रहेंगे कि क्या लेवल ठीक है और कहाँ पर बेचें। तो वो उनकी सेलिंग आती है, तो ऑफ कोर्स बैंक्स में एक स्टैग्नेशन आता है, और आईटी कंपनीज में भी वैसा ही है। सुनील जी ने लेंडिंग ग्रोथ की बात की। दी सेकेंड पॉइंट नीरज, एक ये होता है कि देखिए ग्रोथ हो रही है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वैल्यूएशन क्या देना है बैंक्स को? यूएस में करीब 9 to 10 के मल्टीपल पे बैंक्स, आज बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, सब देखिए 10-10 के मल्टीपल्स पर वैल्यूड हैं। वी कांट से कि इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 25 ट्रिलियन की ग्रोथ पे आ जाएगी, लेकिन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी वही रहेगी। ऐसा नहीं होता। सिस्टम में चेंजेस आएंगे, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक्स मोर एफिशिएंट बनेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी घटेगी। तो वी कांट से कि वी विल बिकम अ साइज ऑफ यूएस इकोनॉमी, बट हमारे बैंक्स के जो निम्स हैं और वो प्रैक्टिसेस हैं, वो वही प्रॉफिटेबल रहेंगी, ऐसा नहीं होता। एंड दैट्स वेयर आई से दैट इफ अ बैंक ऑफ अमेरिका इज 230 बिलियन एंड एचडीएफसी बैंक इज 170 बिलियन, तो मेरे को सवाल मन में उठते हैं। थर्ड पॉइंट नीरज, एफआईज का ये भी नजरिया है कि उनको फ्यूचर ग्रोथ देखनी है। आप लेंडिंग ग्रोथ एक जमाने में 20% गिवन थी एनी डे, दैट कंसिस्टेंटली वी हैव सीन ऑल दीज प्लेयर्स, नोटेबली एचडीएफसी बैंक कि 25% ग्रोथ दिया, फिर 20% दिया। अब लेंडिंग ग्रोथ 15 से 18 की रेंज में आ गई है। नाउ इफ यू स्ट्रेच इट लिटिल फर्दर इकोनॉमी के हिसाब से, तो दिख रहा है कि अगर 15 और 12 से 15 के बीच में रहेगी तो फिर दिक्कत आ सकती है। दैट्स वेयर द मार्जिनल वैल्यूएशन कम्स इन ऑन द बैंक्स। थोड़ा भी बैड न्यूज आई, जैसे हमने एचडीएफसी बैंक के केस में देखा, उन्होंने बोला कि बुक्स मर्ज होगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी बिकॉज हमारे एनपीएस लो। अब द होल वर्ल्ड वाज सेइंग, एंड नोटेबली वेरी बिग फंड मैनेजर्स इन इंडिया के, यार एचडीएफसी के एनपीएस तो आधे हैं बाकी बैंक से। एंड सडनली द ट्रिक वाज दैट हाउसिंग वाज नेवर मर्ज्ड इनटू दिस पोर्टफोलियो, राइट? द मोमेंट यू मर्ज हाउसिंग, वो एनपीएस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले में आएंगे नीरज। अगर कोई चीज महंगी है तो महंगी है, ग्रोथ है, सब कुछ इंटैक्ट है, मल्टीपल्स क्या देने हैं ये सवाल है सिर्फ बैंक्स पे। और आई लाइक द सेक्टर, बट अगेन नीरज, डिस्कशन को कंक्लूड अगर करें तो हर बात का कंक्लूजन वही आता है कि मार्केट्स आज की तारीख में कोई नई चीज नहीं है। व्हेन देयर आर सो मेनी ब्रेन्स बिहाइंड द मार्केट, इंस्टीट्यूशनल, रिटेल, एवरीवन, जी। वैल्यू ढूंढना बहुत मुश्किल है नीरज। तो ये समय चलेगा वेयर कुछ भी चीज जो अच्छी है तो वैल्यूड सर है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा इतनी आसानी से थोड़ी मेहनत बनेगा, करनी पड़ेगी। ढूंढना पड़ेगा वैल्यूएशन, है ना। तो इस वीकेंड में होमवर्क है, वैल्यूएशन ढूंढिए। आप क्या करेंगे इस वीकेंड में? क्या प्लान है वीकेंड का? जैसा आपने कहा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और स्टॉक नहीं ढूंढेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप मैच देखिए। कल का एक इतना इंटरेस्टिंग मैच है, मैच देखिए। हाँ, ढोल के साथ 5-6 बजे तक पता लगेगा क्या हो उधर रहा जा रहे हैं क्या आप? है। अहमदाबाद नहीं यही नहीं देखेंगे? नहीं, यहीं ये घर पे देखेंगे? थिएटर। ओके, सुनील जी आपका अहमदाबाद का प्लान है क्या? हाँ, मैं अहमदाबाद में हूँ। मैं मैच जा रहा हूँ कल। स्टेडियम जाके मैच देखेंगे? वाओ, हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या बात। देख रहे हैं अनुराग जी, अगर आप समय से आ जाते हैं भारत में तो हम लोग चलते हैं मैच देखने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप क्लब में जा रहे हैं आजकल शाम को, तो वहाँ क्या डिस्कशन होता रहता है आपके यूएस में, जहाँ भी आप जाते हैं शाम को? महंगाई, नीरज, ये इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, रोजगारी, इजराइल, क्या डिस्कस होता है वहाँ पे? हाँ, तो एक तो ये सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग एक पेरिनियल डिबेट है। हाँ, और दूसरा ये है कि ये कि ये क्रेडिट इवेंट आएगा कि नहीं रियल एस्टेट में, दैट्स द सेकंड डिबेट। एंड थर्ड इज दिस बिग डिस्कशन नीरज अबाउट ब्लू स्टेट एंड रेड स्टेट्स इन यूएस। ये बड़ा डिवीजन, बड़ा हार्ड लाइन हो गया है अब, एंड बिकॉज ऑफ दिस टैक्स पॉलिसीज एंड एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड। तो मीडियम टर्म डिस्कशन ये है कि अल्टीमेटली आपके जो सोशल गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, या तो टैक्सेस बढ़ेंगे, बैकडोर से बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, वो भी बैकडोर से होगी। प्लान क्या है तो वीकेंड का ये आपका?
नीरज जी, मुझे तो इंडिया आने की तैयारी है, तो कुछ थोड़ा एक सामान बटोरना। एक्चुअली मैं आ तो अगले हफ्ते ही रहा हूँ, देन आई विल बी फॉर सम टाइम इन तो क्या गुड़गांव। शॉपिंग करने निकल जाएंगे क्या, महंगाई बढ़ा नहीं, देंगे? शॉपिंग ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज जस्ट टू, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग बैक, सो इट इज जस्ट टू के आई हैव टू मेक अ चेकलिस्ट कि क्या हाँ, कुछ नहीं नहीं, भूलना ठीक है, नहीं, इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करिए थोड़ा सा उधर नहीं कर रहे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। मैच देखिए, सब कुछ करिए। मैं तो मैच के साथ साथ एक सीरीज़ भी देखूंगा, दिल्ली के जो सुल्तान है, एक बड़ी अच्छी सीरीज़ आई है, देखते हैं कैसे है। एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।